चलिए विकास भाई आप वीडियो ऑन करें। तो सबको नमस्कार। आज हम लोग इस देश के आज के आधुनिक युग के कलयुग को सतयुग बनाने वाले जो महारथी हमारे साथ जो हैं, उसमें मैं योगी अंतरंग आनंद आपको स्वागत करता हूं। नारद वाणी, एम, फ्री अर्थ अलायंस और प्राउडिस्ट फोरम इनके तरफ से। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आज सबको पता है कि किस प्रकार फ्रॉम द डे वन व्हेन दिस पेंडेमिक इशू, सो कॉल्ड पेंडेमिक इशू के लिए जब हमारे देश में ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो हमारे डॉक्टर तरुण कोठारी जी अकेले लड़ते रहे। तो इनको हम लोगों ने जो शक्ति देखा इनका कि मास्क नहीं पहनेंगे, और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन की बात आई तो वैक्सीनेशन का विरोध करने, और फिर उसके बाद जो जीत देवेंद्र बल्हारा जी जैसे एजुकेशनिस्ट की जो जीत हुई, तो आज पटियाला हाउस कोर्ट में जज ही भाग गए। मतलब ऐसा हमें कहना चाहिए या नहीं, यह विश्लेषण का विषय है, लेकिन जज छुट्टी पर थे 3 जून को। तो मैं डायरेक्टली डॉक्टर तरुण कोठारी जी से निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि अभी क्या है, और फिर बाद में हम लोग अपनी बातें करेंगे एक एक करके। प्लीज डॉक्टर तरुण भाई। आज 3 जून को पटियाला हाउस कोर्ट का जो समन था, तो हम सब लोग वहाँ पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात, देश के सभी लोगों ने एकता को दिखाया है। लगभग सभी संगठन वहाँ पर मौजूद थे। सब लोगों ने अपने अपने वीडियो संदेश भी दिए थे कि भाई एक होकर के सब लोग इसको समर्थन करें। और करीब 300-400 से ऊपर की संख्या आज वहां पर थी। और जब वहां सब लोग पहुंचे, हम भी पहुंचे, तो मालूम चला कि आज जज साहब छुट्टी पे हैं। तो उसकी वजह से अभी नेक्स्ट डेट मिली है, जो कि 12 सितंबर की है, 12 सितंबर 2022 की है। उसके बाद वहां से निकल करके हम लोगों ने आपस में मीटिंग की, चर्चा की। तो कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, कोर्ट जो भी फैसला लेना चाहे, हम तो चाहते थे कि कोर्ट अगर हमारी बात सुने, जज साहब हमारी बात सुने। अभी तक जो बात हम उठाते थे वो सोशल मीडिया में आती थी, लेकिन जुडिशरी तक वो बात नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये जो मौका था हमारे सामने, इस एफआईआर को, इस मुकदमे को मैं एक मौके के रूप में लेता हूँ। हमारे सामने एक मौका था कि हम जज साहब को बताते कि पूरे देश में क्या चल रहा है, और मास्क जो है वो क्यों नहीं पहनना है, वैक्सीन क्यों नहीं लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता क्यों नहीं है। आज इन सारे बिंदुओं पर हम लोग पूरी तरह से तैयार थे और जज साहब को इसके बारे में बताना चाहते थे। लेकिन आज जज साहब को छुट्टी पे थे, तो नेक्स्ट डेट जो मिली है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डेट पे इन सब चीजों को बताएं। लेकिन इस बात से, किसी भी प्रकार के कोर्ट केस से या किसी भी कानूनी कार्रवाई से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सत्य के साथ हैं तो हमारी जीत निश्चित है। कोई हमारी कितनी भी बुराई करे या कोई हमारे खिलाफ कितनी भी कंप्लेन करे, अगर हम सत्य के साथ हैं और लोगों को जान बचा रहे हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे, सब लोग मिलेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट हमें कौन सा प्रोग्राम करना है, कौन सा इवेंट करना है, कब करना है। बाकी सब लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया, सब लोगों ने बहुत साथ दिया। लगभग सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे, तो इन सबका एक धन्यवाद भी बनता है। और आगे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब मिलकर के कुछ बात करेंगे, और जैसा भी होगा आप सब लोगों को बताएंगे। ये लड़ाई अब अगले चरण में जा चुकी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को और अधिक तेज करें। 3 तारीख के बाद ये मान लीजिए कि इस लड़ाई को और अधिक तेज करेंगे, ताकि देश को, जन जन को ये बात पहुंच सके कि मास्क नहीं पहनना है, वैक्सीन नहीं लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। बाकी थैंक यू। तो अब मैं इस पर देखिए, जो टिप्पणी हम लोगों की, जो वायरस को लेकर के जो वायरोलॉजी के लोग भी जो बात कर रहे थे, तो हमने ये आयुर्वेद की जो डॉक्टर्स की जो पूरी जो टीम है,
उन लोगों को आह्वान करना चाहूँगा, आयुर्वेद प्लस योग के जो हैं, कि उन्हें समझना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं और भारतीय संस्कृति के आधार पर डॉक्टर तरुण कोठारी जी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी भारतीय चिकित्सा पद्धति की शक्ति को स्थापित करते हुए लड़ाई लड़ा है कि ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है। फिर उसके बाद जो हम आयुर्वेद में कहते हैं कि वात पित्त कफ की गड़बड़ी से हम डिजीज देखते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी कि आपका जो आंदोलन रहा कि आप किस ग्राउंड पर अभी देश को जो खास करके ये मैसेज जो योगा टीचर्स आयुर्वेद के लोग हैं उनको यह शक्ति देने की आवश्यकता मैं चाहता हूं आपके द्वारा देवेंद्र बलारा जी की किस प्रकार आपने ये वैक्सीनेशन के खिलाफ एक आंदोलन जो गर्म किया और आपकी जीत हुई। तो ये मैसेज दीजिए कि वैक्सीनेशन किस प्रकार हमारे योगा टीचर्स भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी आज उसके खिलाफ पूरी तरह शक्ति से लड़ नहीं पा रहे। प्लीज। सभी साथियों को, सभी क्रांतिकारी साथियों को, देश भर के लोगों को, सबको हाथ जोड़कर और 3-4 दिन खराब मेरा काट लेंगे। चल खाली दुकान प्रभु जी। और इसमें जो आपने मुझसे कहा कि हम अगर मैसेज क्या देंगे और किस तरह से जीत हुई, अगर मैं इसको बताऊं तो पहले अगर आप अपने हिसाब से अपने एरिया के अंदर या जहां भी आप अपना आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं केवल आपको अपनी जर्नी बता सकता हूं कि हमने किस तरह से इसके ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे पहला स्टेप जो हमने अडॉप्ट किया था वो किया था कि सबसे पहले हमें वो डॉट्स जो है वो ज्वाइन करनी है कि किसी आम आदमी को ये समझ में नहीं आएगा कि वो सरकारें क्यों कर रही हैं, किसके दबाव में हैं। इतने सारे लोगों को अगर ये मार देते हैं तो किसका क्या फायदा होगा, और ये तो मतलब इतने सारे लोग जो मरे तो वो क्या था, जो दूसरी लहर थी उसको कैसे समझाना है। फिर ये एक्चुअली सिर्फ वैक्सीनेशन और मास्क तक का नहीं है प्रोपेगेंडा, ये इसके बियॉन्ड जाके मिलता है। चाहे वो आज के टाइम पे किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो जंगलों को बेचा जा रहा हो, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किया जा रहा हो, जितने डैम्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा हो, स्कूलों के अंदर टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही हो, उनको ग्रांट नहीं दी जा रही हो, यूनिवर्सिटीज को लोन के रूप में दिया जा रहा हो, जो चाहे ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, और इस तरह से तमाम तरह के जो कानून, श्रम कानून से लेकर के खेती के कानून, मॉडल APLM एक्ट, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट, नेशनल हेल्थ बिल, नेशनल पेंडेमिक ट्रीटी, इंटरनेशनल पेंडेमिक ट्रीटी जो WHO की है, और फिर इसके अंदर आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट और DNA प्रोफाइलिंग एक्ट। इस तरह से ये तमाम जो बिल हैं, इन कानून, ये जब आप इनको इनकी पूरी की पूरी डॉट्स को कनेक्ट करते हो और ये इनके प्रभावों को जब आप बताते हो तो इसमें एक ऐसा कोई भी तबका नहीं बचता है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने की दिशा में ना जा रही हो। तो सबसे पहली बात तो जब हम बात करते हैं वो सामने वाले को लगनी चाहिए कि ये मेरी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट है, किसी को कोई मतलब नहीं है आप कितने पैसे कमाते हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। उसको केवल एक मतलब है कि जो आदमी ये बात कर रहा है ये मेरी बात कर रहा है कि अपनी बात हाँक रहा है। तो सबसे पहले तो हमने उन लोगों से उनकी बात की कि तुम्हारे ऊपर जो ये हो रहा है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, ये इस वजह से है। दूसरा, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हमने क्या किया था कि एजुकेशन पे काम करते हुए मुझे लगातार 20 साल हो गए थे और पिछले 6-7 साल से मैं लगातार गाँव में जा रहा था। तो ये एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है और ये इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश होने वाला है, और ये जो व्यवस्था बनी हुई है ये आपका सत्यानाश करने के लिए बनी हुई है। ये 6 साल से मैं बोल रहा था। तो मतलब क्या है कि लोगों को उस वक्त ये फील नहीं होता था, लेकिन जब अब वो उन चीजों को कनेक्ट करके देखते हैं तो 100% उनको ट्रुथ नजर आती है। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स को सुनील शर्मा जो हमारे नेचुरल खेती पे काम करते हैं, जैविक खेती पे, जनता सरकार मोर्चा वाले, उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स को आज से 10 साल पहले ये समझाया था कि तुम्हारे हाथ में जो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS जो है, ये असल में रजिस्टर्स जो है वो WHO के दिए हुए हैं, जो इन सारे के सारे पैरामीटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों की, कि कौन सी दवाइयां कब दी गई, कौन सा खाना कब दिया गया और उनके ऊपर बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ा, और जो बच्चे छोटे थे तब से देना शुरू किया था तो बड़े होने के बाद वो किस तरह से कहाँ पहुंचे। मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे वो लोग इस चीज को समझते नहीं थे, लेकिन अब जब ये सब हो रहा है और अब जब आंगनबाड़ी वर्कर्स की खबरें आ रही हैं
के 500 आंगनबाड़ी वर्कर जगह ने। तो अब ये समझ में आ रहा है कि उनका पर्पस हल हो गया। अब दिल्ली के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर्स को हटाने के पीछे है कि घर तक बच्चों तक उनके शरीर तक पहुंचने का अनंता तरीका मिल गया। आवाज उन्होंने क्लियर नहीं आ रहा है। केजरीवाल जैसे राक्षस को पकड़ा और उसकी मदद से मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अब ये मोहल्ला क्लिनिक कोई लोगों को लग रहा है कि हमारे इलाज के लिए है। अब वो खुद तो जो इलाज करवाता है नेचुरोपैथी से, लेकिन तो वहां वो ड्रग माफिया के लिए वो। अच्छा एक मिनट, नहीं वहां म्यूट नहीं। हाँ अच्छा, अभी एक सेकंड के लिए रुकिए। हाँ, वो आवाज थोड़ा ब्रेक होने लगा था, मैं इसलिए बोला था कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये सेशन लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है, उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। पहले बात क्या ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है चलेगा। अब मैं चैट में दिया है यहाँ मैंने। बोला, अब आवाज ठीक है। तो जब हम लोगों तक पहुंचे और लोगों को समझाया कि तुम्हारे साथ तो ये हो रहा था, ये एक्चुअली कोई इत्तेफाक इस तरह से कोई सीन्स नहीं थी, ये पूरा प्लान था। जैसे 5 ईयर प्लान होते हैं और वो लोग भी वहां से प्लान करके भेजते हैं कि इस 5 साल में हमने यहाँ तक एक्सेस पा लेना है, यहाँ तक पेनिट्रेशन कर लेना है, लोगों को यहाँ तक बाहर कर देना है, यहाँ तक आबाद कर देना है। मतलब क्या करना है, ये पूरे 5 ईयर प्लान बनते हैं। और जब उस वक्त लोगों को नहीं समझ में आई तो अब समझ में आ रही है। मेरा मतलब ये कि अगर हम लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ कि पीछे क्या किया सरकारों ने, वो आगे क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर भी बहुत से जागरूक साथियों को मालूम है, तो उस पर भी बताना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब उनके साथ हो रहा हो उस वक्त वो देख लेंगे और उस वक्त वो जान जाएंगे और समझ भी जाएंगे और फिर अपने साथ आकर के खड़े भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जब इन्होंने घर घर दस्तक शुरू किया और हरियाणा के अंदर लॉकडाउन शुरुआत की और जो चालान वाला जो ड्रामा चल रहा था और फिर चंडीगढ़ में जो हुआ, पूरे देश से जो समर्थन आया इसके, लोग जागृत तो हो चुके थे लेकिन बोलने से डर रहे थे। तो बोलने का एक उनको प्रक्रिया शुरू हो गई और उसके बाद हर किसी ने बोलना शुरू किया। तो हरियाणा में तो इस तरह का माहौल हो गया था कि पुलिस वाले मतलब अपना सिर खुजाते थे कि हम लोग कैसे इनको फंसाए। तो वो ढूंढते थे कि किसी के पास कागज ना हो अगर उनकी गाड़ी के, और उसको उस के अगर चालान बनता उसका 2000 का या 5000 का है, तो वो उससे यही रिक्वेस्ट करते थे, भाई तू 2000-5000 का चालान कटवाने की बजाय केवल मास्क का चालान कटवा ले, हमको ऊपर दिखाना है, हमको टारगेट मिले हुए हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात थी हरियाणा के लोगों की कि उन्होंने वो भी नहीं कटवाए कि तुम अब आओ गाड़ी का ही काटो, हम वो नहीं काटेंगे। सेकंड बिंदु पे जब हुआ कि स्कूल नहीं खुलेंगे अभी 3 महीने तक, ऐसा उसने बयान दिया था शिक्षा मंत्री ने। हमारा हरियाणा में इत्तेफाक से जो है और बदकिस्मती से कह लीजिए एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री है, तो उसने बयान दिया कि हम, और वो चाहता है कि ना मैं पढ़ाऊं ना मैं पढ़ने दूंगा किसी के बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल खोलेंगे, अभी 3 महीने तक तो नहीं खुल पाएगा क्योंकि बहुत प्रकोप है वायरस का। उस टाइम पे ओमिक्रॉन या कोई और पता नहीं छाया होता, हम लोगों को तो इनके नाम सुन के भी बड़ी हंसी सी आती होती है कि जब कोई नई बीमारी सी आती है तो हमें हंसी आ जाती है कि यार ये ड्रामा क्या चल रहा है। और फिर जब लोगों ने जब उसको भी रिजेक्ट कर दिया और जब फरमान जारी कर दिए कि तुम खोलो, जब खोलोगे हमें कोई मतलब नहीं है, वो बच्चे, यानी कि देखो ये कॉमन सेंस की बात होती है कि भाई वो बच्चा जिससे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना है, उन्हीं बच्चों के साथ वो गाँव में खेल रहा है पड़ोस में, तो किससे बचाने का क्या खेल चल रहा है। तो ये इस पूरे के पूरे कॉमन सेंस को जब उन लोगों को समझाया गया तो एक्चुअली उनको समझ आया और फिर गांव ने ये ऐलान कर दिया कि भाई स्कूल खुलेंगे और तुम कह रहे हो 3 महीने से, हम 1 फरवरी से स्कूल खोल रहे हैं और तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, हम अपना लट लेके गांव के बाहर खड़े होंगे और तुम हमारे को रोक के दिखाना। और गांव ने जैसे ही ये फरमान जारी किए
टीचर्स को अंदर बिठाना शुरू किया कि तुम बैठाओ और हम बाहर बैठे हुए हैं, कहा तो किसी अफसर को, डीओ बीओटीसी को हम देख लेंगे अपने आप। गाँव में कोई अफसर आया नहीं। धीरे धीरे ये ग्राम सभा ने और स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज ने अपने निर्णय लेके प्रस्ताव पास करके और डीसी को ज्ञापन और चिट्ठी भेज दी, हमने स्कूल खोल दिया, अब तुम जहाँ मर्जी जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी स्कूल भी खुल गए, प्राइवेट स्कूल्स भी खुल गए, सब खुल गया। ये थी पहली जीत मतलब हरियाणा के लोगों की, कि जब सरकार से इजाजत छोड़िए, उनसे बगावत किया। और इसमें सबसे पहला जो लॉकडाउन तोड़ने का काम किया था वो टाटा मसूदपुर गांव ने किया था। ये एकता का सबूत है, सुभाष भाई का जो डाटा गांव है। डाटा मसूदपुर गांव की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। ये दो गांव हिसार जिले के अंदर इस तरह से प्रसिद्ध हैं कि क्रांति के मामले में, कि ये इनके बारे में एक कहावत होती है कि ये सुई की नोक में से निकलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक बंदा जहां से जाएगा, दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे उसका सपोर्ट करने के लिए जाएगा। मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो कुछ और बोल रहा है। भले ही बात किसी के मुंह से गलत निकल गई हो, लेकिन उनको मालूम है कि अगर इस आदमी को हमने नेतृत्व दे दिया है तो फिर ये चाहे हमारे को कुएं में डाले। एक अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने भी उनको कुएं में नहीं डाला है, उनकी जिंदगी को दांव पे नहीं डाला, बल्कि बचाया। और ना केवल डाटा मसूदपुर के लोगों को बचाया, बल्कि पूरे हरियाणा और पूरे देश के लोगों के अंदर जागृति आई। और उसके बाद लॉकडाउन हो, चाहे मास्क का चलान हो, चाहे फिर वैक्सीनेशन हो, उसका विरोध स्टार्ट हो गया। और ये तो बड़े इत्तेफाक की बात थी और बड़ी खुशी की बात थी। मैं आपको बताऊं कि जब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए ड्राइव शुरू हुआ इनका वैक्सीनेशन का, तो हिसार जिले के अंदर पहले दिन 0 वैक्सीनेशन हुआ था। ये सबसे बड़ी कमाल की बात हुई थी कि हर आदमी को जो ये लग रहा था कि भाई ये पता नहीं अब चालू हो जाएगा, अब घर घर जाएंगे, तो घरों में जाना बंद कर गया और कोई नहीं गया घरों में। तो ये एक बड़ी जीत थी हरियाणा के लोगों की। और उसके बाद ये ड्राइव जो है हरियाणा के बाद पंजाब में भी पहुंची, यूपी में भी पहुंची, दिल्ली के लोगों को भी समझ में आने लगा, मुंबई में भी चल रहा था ऑलरेडी उनका कार्यक्रम, और हिमाचल में भी जागृति आने लगी, और फिर पूरे तमाम देश में हर कोने से आवाज आने लगी कि अब घर घर दस्तक वालों को हम भी इसी तरह से लपेटेंगे। लेकिन ये कि वो संगठन जो संगठित होकर के जिस तरह से लड़ाई हरियाणा के लोगों ने लड़ी, वो अभूतपूर्व थी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हरियाणा के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। फिर इसमें एक और काम जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसको मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा आने वाले समय में, दूध ये मतलब इसका रोल रहा होगा कि संगठन बनाना या संगठित करना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के सामने। होता क्या है, हर आदमी जो जिस संगठन से जुड़ा हुआ है या किसी संगठन जिसने बनाया है, वो उस संगठन की ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करने लग जाता है और फिर बाकी सारे मुद्दे जो है वो गौण हो जाते हैं। इस मुद्दे पर मैं लगातार बोलता भी रहा कि एक ब्रांड के नीचे फिर बाकी के लोग जो समझदार लोग हैं वो आने से कतराते हैं कि भाई तुम्हारे ब्रांड, तुम्हारे संगठन में हम क्यों आए, आप हमारे संगठन में आ जाओ ना, और हम या मतलब यही तुम्हें इसी संगठन को क्यों आगे बढ़ने दे, इसका ऐसा क्या योगदान है, हम भी तो कर रहे हैं समाज के लिए। तो इसके लिए फिर हमने सारे संगठनों से बात करी। सारे संगठनों से बात करके हमने ये कहा कि एक काम करते हैं, आप अपने संगठन में काम करते रहिए, आप अपने संगठन में काम करते रहिए, आप अपने संगठन में काम करते रहिए, और जो भी बंदा काम करेगा कल को उसी के संगठन की बात होने लग जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए केवल इस मुद्दे पर कि सरकार की तानाशाही, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इस वैक्सीनेशन और इस मास्क वाले प्रोपेगेंडा से बचने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए कि सारे संगठनों का मिलकर एक ऐसा नाम दे देते हैं जिसमें लोगों को लगे कि हमारा संगठन है और हम बात काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो मालूम है कि हमारे संगठनों के नाम क्या क्या हैं, इसलिए हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया, जिसमें हमने ना कोई पदाधिकारी रखा, जिसकी ना कोई कार्यकारिणी रखी, जिसमें ना कोई प्रधान रखा, जिसका कोई वो नहीं था। तो ये चीज जो है लोगों को अपील करी कि आप एक काम करिए, आपको अच्छा लग रहा है आप करना शुरू कीजिए, आप अपने वहां पर काम करिए, जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी पूरा का पूरा जनता सरकार मोर्चा आपके साथ है। तो जनता सरकार मोर्चा का मतलब क्या है कि वो एक संगठन नहीं है, वो 21 संगठनों का एक संगठन, मतलब उनको संगठित किया बेसिकली। तो बिना संगठन बनाए संगठित करने का जो कॉन्सेप्ट था, इसने मतलब एक तरह से हर आदमी को अपना संगठन खड़ा करने का मौका दे दिया। गांव में वो अपने लेवल पे कोई योगा के नाम पे संगठन खड़ा करो, जनता सरकार मोर्चा के साथ खड़ा हो जाए, कोई दूसरा संगठन अपना खड़ा करो, जनता सरकार मोर्चा के साथ खड़ा हो। तो जनता सरकार मोर्चा की जो ताकत है वो इतनी बढ़ती चली गई कि सीआईडी के अंदर ये खबरें जाने लग गई कि भाई तुमने अगर इनसे पंगा लिया तो लोग बाग तुम्हारे चित्र परेड कर देंगे। तो ये हुआ भी, लोगों की अभी सरकार की हिम्मत नहीं है
कि घर घर दस्तक लॉन्च कर दिया प्रधानमंत्री ने, पर आप यकीन मानिए हरियाणा के अंदर कहीं कोई मेडिकल स्टाफ कोई नहीं गया है गांव के अंदर, क्योंकि सबको मालूम है कि तुम गांव में गए तुमको पकड़ के कूट सकते हैं, तुम्हारा ऐसा चित्र परेड कर सकते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई है। अब सबका पूरा प्रोपेगेंडा पूरा खुल के आ गया, और इसमें सोशल मीडिया के लोगों ने भी बड़ी मदद करी, और जो चंडीगढ़ का जो था उसमें बड़ी मदद करी, फिर जो डॉक्टर तरुण कोठारी जैसे लोगों ने, कपिल ने, जितने भी वीडियोस बनाए थे उनके लोगों तक जानकारियां पहुंची, तो वो जानकारियां फिर धीरे धीरे बात होने लगी। पहले तो बात ही नहीं होती थी, पहले तो एक बात होती थी, पहले एक लाइन होती थी, मैं आपको बताऊं भक्तों की, कि कोई बोलता तो नहीं, फिर सरकार के साथ पंगे कौन ले, और कोई बोल ही नहीं रहा। लेकिन अब वो लाइन कट गई है, कोई बोल नहीं रहा, अब तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और अब ये चीज जो है इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को खराब करके एक नई तरह से हमारे शरीरों के अंदर केमिकल डाल रहे हैं। ये पता लग गया है कि असल में बात का मतलब है कि आप इस तरह की दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या, अपना जो जीवन है उसको इस तरह से, और अपने खान पान को इस तरह से बनाइए कि आप बीमारी ना पड़ो। तो ये पे जो अब हमारे जो योगा टीचर्स हैं, जिस तरह से हमारे आयुर्वेद के लोग हैं, जो नेचुरोपैथी, जो होम्योपैथी या और जो पैथीज हैं इस केमिकल वाली पैथी के अलावा, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है अब कि वो अब अपने लोगों को ये समझाना शुरू करें कि अपने शरीर को फिट रखना एकमात्र समाधान है बीमार ना पड़ने का, बीमारी का। तो यानी कहने का मतलब है कि आप अगर ठीक से रखोगे, आपको समझ में आ जाए, आपको ठीक तरह से आयुर्वेद का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं जो भी टीचर्स हैं, वो चाहे योगा टीचर्स हैं, चाहे स्कूल के टीचर्स हैं, चाहे जिम के टीचर्स हैं, चाहे दूसरे टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर को फिर भी हम लोग सीरियसली लेते हैं। यहाँ बस उन लोगों को थोड़ा सा मैं लानत भेजना चाहूंगा, उन टीचर्स को जिन्होंने अपनी एफिलिएशन बचाने के लिए, या अपनी नौकरी या तनख्वाह के चक्कर में, या अपने अफसरों के सामने थोड़ा सा अच्छा बनने के चक्कर में, मतलब उनकी चमचागिरी के चक्कर में बच्चों की जिंदगियों को दांव पे रख दिया। अदरवाइज आने वाले वक्त में जो जागे हुए लोग हैं वो और लोगों को जगाते रहेंगे, ये चर्चा को लगातार चलाते रहेंगे और इसको बंद ही नहीं करेंगे। यकीन मानिए बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत दूर नहीं है हम कि जब सरकार के लोगों के पैरेलल में हम अपनी अर्थव्यवस्था भी खड़ी कर लेंगे, हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था भी खड़ी कर लेंगे, हम अपनी एजुकेशन भी खड़ी कर लेंगे, अपना रोजगार का साधन भी, अपनी जमीनें भी बचा लेंगे, और इस कर्ज मुक्त भारत का निर्माण और एक अच्छे उस भारत का निर्माण जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जिसके दम पर हम लोग विश्व गुरु ऑलरेडी हैं असल में ही, अगर हमें सिर्फ उस तरीके से जीने ही दिया जाए तो हम दोबारा से अपने भारत को उसी दिशा में लेके जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो आप योगा टीचर से बहुत उम्मीद है मुझे कि आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी, ना केवल आयुर्वेद की बल्कि इसके चिकित्सा पद्धतियों के इस केमिकल वाले षड्यंत्र को क्यों लाया गया, किनके द्वारा लाया गया, और इससे ये क्या हासिल करना चाहते हैं, ये पूरी जानकारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, और वो लेकर के फिर अपने लोगों को, जैसे ही अब आने वाले वक्त में 25 जून को योगा डे आने वाला है, 25 जून को 21 जून को, तो 21 जून को आने वाला है, तो उसमें आप वहां पूरे भारत को ये मैसेज दे सकते हैं कि पूरा बायकॉट कर सकते हैं इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा का, कि हम विदेशी कंपनियों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, अखबारों की होली जलाई जा सकती है, होम्योपैथी की होली जलाई जा सकती है। उस दिन उस योगा उस प्रचार में, उस योगा के उस मतलब महोत्सव के अंदर ये निर्णय लिया जा सकता है कि इस देश को हम लोगों को उस दिशा में लेकर के जाना है जब हमारे बच्चे, हमारे परिवार बीमार ही ना पड़े, और ये जो तथाकथित वायरस है, जिस जो तथाकथित जो ये खेल है, इसको पूरी तरह से वो समझ पाए। तो उनका समझ में आना बड़ा जरूरी है। एक बार समझ में आ गया तो ये अंतरंगा आवाज जो है वो फिर गड़बड़ हो गया है। रिमोट एरिया में है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। विकास जी एक्टिविस्ट एडवोकेट हैं, उनसे अभी कैसा आवाज? जी अभी आ रहा है। थोड़ा सा भी हम लोग थोड़ा कट के आएगा, बीच में आ जाएगा, चला जाएगा। तो हम लोग चूंकि हॉटस्पॉट से लैपटॉप में लगाए थे उसको बंद कर दिए,
अभी डायरेक्ट हम लोग हैं, तो एक बार एडवोकेट साहिल गोयल जी से हम लोग जो इसकी एक्टिविज्म और लीगल एस्पेक्ट पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा डॉक्टर तरुण कोठारी जी से एक सवाल करना चाहते हैं, जो मैसेज देना जरूरी है कि आखिर आपने कौन सी साइंटिफिक एंगल से मास्क से क्या नुकसान है, जो बच्चों को मैसेज देना है, योगा टीचर्स को मैसेज देना है। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे एक वो लोग संकल्प लें कि मास्क से क्या नुकसान हो रहा है। ये योगा टीचर्स को समझाना, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को समझाना और बच्चों को समझाना कि मास्क से क्या नुकसान हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन से हम लोग किस तरह से ऑन मेडिकल ग्राउंड, क्यों मॉडर्न मेडिकल साइंस किस तरह से कॉन्स्पिरेसी किया है, तो ऑन दैट लाइन आप प्लीज बताइए डॉक्टर तरुण कोठारी जी, जिसके ग्राउंड पर इन्होंने लड़ाई किया। और आज पटियाला हाई कोर्ट में आज इनकी सुनवाई थी और आज जज प्रस्तुत नहीं हुए, फिर 12 जून को फिर से डेट मिली है। डॉक्टर तरुण भाई 12 सितंबर। जी, मास्क के जो साइड इफेक्ट है वो आप लोग समझ लीजिए, कि आप सुनेंगे तो बाकी लोग टीका देंगे। सबसे पहली बात, मास्क पहनने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब O2 कम हो जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है। जब O2 कम होता है तो एक बात याद रखिएगा, कहीं भी कैंसर बनता है तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से शरीर में कैंसर बनता है, एंड ये भी साइंटिफिक एविडेंस है कि ऑक्सीजन किल्स कैंसर। अब कैंसर थेरेपी के रूप में वेस्टर्न कंट्रीज में कई थेरेपी आई है, तो इसको एक्सेसिव ऑक्सीजन दिया जाए ताकि कैंसर से किया जा सके। तो इसका मतलब ये बहुत स्पष्ट है कि लो ऑक्सीजन डेवलप्स कैंसर एंड हाई ऑक्सीजन और नॉर्मल ऑक्सीजन इट किल्स कैंसर। इसका मतलब एक बार जब हम मास्क पहनते हैं तो हमारे लंग्स में O2 कम जाएगी, तो नेचुरल सी बात है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, तो आपके बॉडी के अंदर कहीं भी किसी ने होगा, ये 100% है सकते हैं। लेकिन WHO ने स्टेटमेंट दिया है कि 2025 तक 2025 तक भारत में 85% लोगों को कैंसर होगा। ये कैंसर की संख्या हमारे देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है। ऑडियो में इश्यू है, आवाज नहीं आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से आपके श्वसन तंत्र के संबंधित जितनी बीमारी बढ़ेगी, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो COPD हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे न्यूमोथोरेक्स हो, चाहे लंग अब्सेस हो, चाहे लंग सिस्ट हो, चाहे लंग मास हो, चाहे लंग कॉम्प्लिकेशन हो, निमोनिया हो, इसके साथ में चेस्ट वॉल के पास, हिप के पास। फिर से एक बार ज्वाइन करिए डॉक्टर साहब, अंतरंग जी, फिर से एक बार क्विट करके ज्वाइन करिए मीटिंग। कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो ये प्रॉब्लम्स आपको बढ़ने वाली है। आवाज नहीं आ रही। उसके बाद हम बात करें तो मास्क से, क्योंकि क्या होता है कि जो मास्क पहनते हैं ऑडियो क्वालिटी पुअर है, मतलब आपको आवाज आ रही है थोड़ी बहुत। फिर से ज्वाइन करिए अंतरंग दादा, फिर से एक बार कराइए, आप तो होस्ट है ना। हाँ, एक बार फिर से ज्वाइन करिए। अच्छा, और तरुण भाई को बोलिए कि थोड़ा रुक के फिर से बोले और थोड़ा सा उनके नजदीक ले जाइए, उनको ही फोकस करिए, छोड़िए सामने ले जाइए थोड़ा। ठीक है। अभी तो आपकी आवाज तो क्लियर है। एक मिनट फिर से ज्वाइन करो। बस अंतिम ये वाला बात था, मैं सुनता रहा हूँ इधर, अभी उधर से। जय हिंद जनाब। जी हाँ, बोलिए तो एक बार। हाँ, आ रही आवाज आप? आ रही है, अभी डॉक्टर साहब एक बार रिपीट कीजिए। डॉक्टर साहब को जय हिंद, सबको जय हिंद। बोलिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे मास्क। सबको म्यूट कर दीजिए, बाकी रिपीट सबको। करने बोल रहे हैं। अच्छा, बाकी पूरी सबको बात रिपीट करनी है। हाँ, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए और मैं कर देता हूँ। तरुण जी को रिपीट करना।
हाँ तरुण जी रिपीट कीजिए, मैं बाकी को म्यूट कर रहा हूँ। जी बोलिए। मास्क से आपके शरीर में O2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी, और ऑक्सीजन जो होता है अगर शरीर में कम होता है तो कैंसर विकसित होता है। जिस शरीर के जिस हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वहां पर कैंसर डेवलप होगा, और ऑक्सीजन की कमी से डेवलप होता है कैंसर, एंड ऑक्सीजन किल्स कैंसर। वेस्टर्न कंट्रीज पे इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि ऑक्सीजन बढ़ा करके कैसे कैंसर को ठीक किया जाए, है ना। ये जो हम योगी एक्सरसाइज करते हैं, योगा के अंदर क्या होता है, जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, उससे भी कैंसर सेल्स का किलिंग होता है। तो ये बात वेस्टर्न कंट्रीज को पता चल गई है, तो अब वो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लोगों को दिया जाए ताकि वहां से कैंसर सेल्स को किल किया जा सके। इसके लिए लोगों ने हालांकि चैम्बर्स तक बना दिए, रिफ्रेशमेंट चैम्बर बनाया जहां पर ये लोग ऑक्सीजन देते हैं। तो एक बात तो ये हो गई है, आप मास्क पहनेंगे, O2 लेवल कम होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो आपको कैंसर अधिक होगा, नंबर 1। नंबर 2, मास्क पहनने से आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती है, श्वसन तंत्र संबंधित सभी बीमारी बढ़ेगी, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे COPD हो, चाहे एम्फाइसीमा हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे निमोथोरेक्स हो, चाहे प्लूरल एफिजन हो, चाहे लंग अपसेज हो, लंग सिस्ट हो, लंग मास हो, प्लूराइटिस हो, मेसोथेलियोमा हो, आपके रिब्स के ट्यूमर हो, आपके स्किन के ट्यूमर्स हो, ये सब के सब आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी आप मास्क पहनेंगे। तो ये बात आपको भी समझनी है और बच्चों को भी समझानी है इस चीज को। तीसरी बात, जब मास्क पहनते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा लूज रहता है। हमेशा आप देखिएगा, यहाँ नाक का पोर्शन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से आपके कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ जाती है, जैसे आप एक्सेल करते हैं तो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ जाती है। तो ज्यादा मास्क पहनने से आपके आई को स्ट्रेन पड़ेगा, विजन में स्ट्रेस पड़ेगा, साथ में जो आपको ये फंगस इन्फेक्शन की जो बात चल रही है ना, वो भी अधिक मास्क पहनने से और साथ में स्टेरॉइड लेने से होता है। तो जो ब्लैक फंगस की बात जो चल रही है, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड सीधा आइस के अंदर जाता है। इसके साथ में मास्क पहनने से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। साथ में बहुत सारी जैसे धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, ये जो केमिकल्स जो लोग अपने फेस पर लगाते हैं, तो केमिकल्स फेस पर लगाते हैं या कोई पाउडर लगाता है, वो सब के सब आपके सिस्टम के अंदर वो जाएगा जो कि बाहर जाना चाहिए। तो मास्क के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, इसलिए मास्क तो किसी को नहीं पहनना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो सवाल पूछा वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, वैक्सीन का भी यही सवाल है कि आप वैक्सीनेशन से शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे कि वैक्सीनेशन से अल्टीमेटली मेडिकली ये हमें समझाना है कि वैक्सीनेशन से हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ये बताएं। जो कंपनी वैक्सीन बना रही है, जो कंपनी वैक्सीन बना रही है, उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी फैक्ट शीट को आप चेक कीजिए। उस फैक्ट शीट में सारे साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बॉडी में कहीं थ्रोम्बोसिस बनता है, वो थ्रोम्बोसिस टूट जाता है, यानी कि आपकी जो वेसल्स होती है उसमें कोई क्लोट बन जाता है, वो क्लोट टूटेगा, उस टूटे हुए क्लोट बोलते हैं एम्बोलिज्म। वो आपके बॉडी में कहीं भी जा सकता है। अगर आपका ब्रेन में चला गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, बॉडी में जिस पार्ट में जाएगा उस पार्ट का नेक्रोसिस कर देगा, तो अचानक से फिर आपको चक्कर आके आप गिर भी सकते हैं। तो ये थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट आपका बहुत ही कॉमन है। इसमें जो उनकी फैक्ट शीट है उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है। इसके साथ में जेनाइटल नेक्रोसिस, प्राइवेट पार्ट का नेक्रोसिस, ये उसकी फैक्ट शीट के अंदर लिखा हुआ है। इसके साथ में एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा इतना सीरियस साइड इफेक्ट है, जिसको एंजियोएडिमा हो गया उसको हॉस्पिटल पहुंचने का वक्त नहीं मिलता है। वो जिसको हो गया 2 मिनट के अंदर होता है, 2 मिनट 4 मिनट के अंदर ही आदमी खत्म हो जाता है। तो इस साथ में जहाँ लिखा हुआ है कि डेथ कैन अकर, ये भी लिखा हुआ है कि डेथ भी हो सकती है। ये तो सीरियस साइड इफेक्ट है। बाकी जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो तो बहुत सारे हैं, उनकी तो लिस्टिंग करना ही मुश्किल है, चाहे नोजिया हो, चाहे वोमिटिंग हो, चाहे हेडेक हो, सब इलेक्ट्रॉन हेमरेज हो। तो ऐसे तो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट है कि उसको लेना। और साथ में एक बात और है, खुद कंपनी कह रही है कि ये एक्सपेरिमेंटल है, सरकार कह रही है कि एक्सपेरिमेंटल है, ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है लोगों के ऊपर, अभी इसके फाइनल ट्रायल नहीं आए हैं। एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि अचानक से कोई बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है और हमारे पास कोई ड्रग नहीं है, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है, उसके इतने साइड इफेक्ट है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि 1100 लोगों की डेथ इस वैक्सीन से हुई है।
ये 1100 का आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने माना है, लेकिन साथ में भारत सरकार ये भी कहती है कि एक नंबर इन लोगों ने जारी किया है जहां पर 24/7 आप उस बात की रिपोर्टिंग करा सकते हैं, लेकिन वो नंबर किसी के पास नहीं, किसी को जानकारी नहीं है। तो ये अंडर रिपोर्टेड केसेस है। कम से कम मेरे हिसाब से तो 11 लाख के आसपास का आंकड़ा होगा जो वैक्सीन से लोग मरे होंगे। तो इस प्रकार से इतने सारे लोग वैक्सीन से मर रहे हैं, ये साइड इफेक्ट कहीं छिपे हुए नहीं है। उनकी वेबसाइट पे जाकर देखिए, पढ़िए, वहां आपको साइड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरे विचार से, मेरे अनुभव से, मेरी बुद्धि से, मेरे नॉलेज से मैं आपको कह सकता हूं कि आपको वैक्सीन किसी कीमत पर नहीं लेना। ये एक सवाल है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब को? एक सवाल ये हमारे मयंक पिंचा जी पूछना चाहते हैं। मयंक जी पूछिए प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, धन्यवाद बताने के लिए सही जानकारी। एक जो ऑलरेडी बहुत मास्क पहन चुके हैं या जो ऑलरेडी बहुत वैक्सीन ले चुके हैं, क्योंकि वो इसको लेके डर ना जाए बिना मतलब का, तो उनको भी कुछ गाइड करिए कि इस डर से कैसे निकलें, कि क्या गलती कर लिया हम लोग। देखिए, जो लोग बहुत अधिक मास्क पहन चुके हैं, निश्चित तौर से उनके शरीर में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन तो होगा, लेकिन उससे बचने के लिए हमारे पास एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है, वो योग। आप योग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, आप कपालभाति कीजिए, आप भ्रामरी कीजिए। इसके साथ में कुंभक, सबसे अच्छा है कुंभक, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक। अगर आपने कुंभक करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, आंतरिक कुंभक करके आपने श्वास को रोक के अपने अंदर कैपेसिटी बढ़ाया, तो कुंभक के माध्यम से कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तब जाकर के आपके जो पुराना सिस्टम जो डैमेज हुआ वो ठीक हो सकता है। लेकिन कुंभक जो है, जो किसी को करना हो पहले एक बार चेक कर लीजिए। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो वो कुंभक को थोड़ा ध्यान से करे, उससे बीपी बढ़ सकता है। योग के एक्चुअली एक्सपर्ट्स के अंडर करना अच्छा रहता है, क्योंकि प्राणायाम करने के पहले जो मणिपुर चक्र है, जो नेवल पॉइंट है, यानी गैस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए योगासन और प्राणायाम दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और डॉक्टर साहब एक मिनट, एक और सवाल दादा। डॉक्टर साहब, वो जो विदेशी जो लोग बोल रहे हैं, जैसे करीमेडेज वगैरह जो बोल रही हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे अपने इंडिया में कैसे लोगों के बीच में वो चीजें डिटॉक्सिफिकेशन का जो स्पेशली करीमेडेज और कुछ लोग बोल रही हैं, तो हम लोग वो क्या बोल रही है, उसको कैसे इस तरह से देखा जा सकता है हम लोग के यहाँ? देखो, एक केमिकल को दूसरे केमिकल से डिटॉक्स करना ठीक नहीं है। डिटॉक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है, आप योग करें, प्राणायाम करें, साथ में पार्क में जाकर बैठें, शुद्ध हवा लें। जितना अधिक आप पार्क में बैठेंगे, पेड़ पौधे के पास बैठेंगे, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा, वही बेस्ट तरीका है। किसी और केमिकल से इसको हम ठीक करेंगे कि उस केमिकल के साइड इफेक्ट होंगे, उसकी रिएक्शन होंगे। अल्कलाइन फूड थेरेपी, अल्कलाइन फूड तो हमेशा अच्छा होता ही है शरीर के लिए। जितना एसिडिक फूड आप त्याग कर सकते उतना त्याग कीजिए उसका। जी, तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इधर कैमरा में आइए ना। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन था, रिपीट कर देना मेरा क्वेश्चन। मयंक जी एक मिनट, ये यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं हमारे, प्लीज कम हियर, प्लीज कम। यहाँ आगे कैमरा, इधर लाइव चल रहा है ना। हाँ, यहाँ से ये क्या, ये है कैमरा जी। डॉक्टर साहब, हमने जितने लोगों से शहरों में बात करी, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, आपका एक परिचय दे देंगे एक बार। सचिन गुप्ता, जी, जीवित इंसान पृथ्वीवासी। पूरा नाम है सचिन गुप्ता, जीवित इंसान पृथ्वीवासी, एक सच्चे क्रांतिकारी, पूर्व अमेरिका वासी। सो सब बार बार घूम फिर के एक ही सवाल पूछते हैं शहरों में, मुर्दा शहरों में जो मुर्दा है यहाँ लोग, कि ये जो सेकेंड वेव आई, फर्स्ट वेव आई, और जो हॉस्पिटलों में लोग मरे, उसके पीछे का एक तो षड्यंत्र, दूसरा रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स पे लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि वो सही इलाज था। कृपया उस पर भी लाइट डाल दीजिए, और शहर वालों के लिए मैसेज दीजिए कि ये जो डेथ्स हुई थी ये कैसे हुई थी एक्चुअल में, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑल दोस डेथ्स दैट वर हैपनिंग इन द सिटीज। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, सारी मेट्रो सिटीज में प्राइमरी पॉइंट था। जब ट्रीटमेंट की बात हुई, लोग जब बीमार पड़े मास्क पहन करके और हॉस्पिटल में पहुंचे इलाज के लिए, तो पहली बात तो उनका इलाज डिलेड किया गया। तो भैया आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेके आइए आप लोग। अब मान लीजिए कोई अस्थमा का पेशेंट है और उसको 10 मिनट के अंदर इलाज चाहिए, और वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराने गया, 4 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, तब तक तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो डिलेड ट्रीटमेंट से भी लोगों को मारा गया, नंबर 1। नंबर 2, रॉन्ग ट्रीटमेंट। रॉन्ग ट्रीटमेंट कैसे? WHO ने एक प्रोटोकॉल जारी किया था, उसका नाम है
WHO सॉलिडरिटी प्रोग्राम, WHO सॉलिडरिटी प्रोग्राम फॉर कोरोना। उसमें लोगों ने क्या किया, 4 ड्रग्स चूज की उस जमाने में, मतलब 2 साल पहले। कौन सी थी? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इंटरफेरोन बीटा और लोपिनाविर, हिटनाविर, और साथ में थी आपके ये रेमडेसिविर। अब एक एक ड्रग्स आप समझेंगे तो कई घंटे लगेंगे, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। अब ये जो ड्रग्स दी गई, WHO ने जो प्रोटोकॉल बनाया, उस प्रोटोकॉल के अंदर ये प्रोटोकॉल भी बनाया कि ये ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर डिसाइड करेगा, डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा कि किस पेशेंट को कौन सी वाली दवाई देनी है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, उस कंप्यूटर प्रोग्राम फिट होगा, कंप्यूटर अपने आप तय करेगा कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। अब कंप्यूटर में क्या फिट किया गया है, हो सकता है जिस पेशेंट को सिम्टम्स पहले से एग्रावेटेड हो उसको वही दवाई देने वाली बात लिखी हो। इंटरफेरोन बीटा दुनिया की सबसे खतरनाक दवाई है, इससे बड़ी खतरनाक कोई दवाई नहीं है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसको डैमेज नहीं करती, चाहे ब्रेन हो, चाहे लीवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग हो, चाहे किडनी हो, तमाम ऑर्गन्स को डैमेज करती है और तमाम ऑर्गन के डैमेज साइड इफेक्ट आते हैं। और साथ में इंटरफेरोन बीटा का एक साइड इफेक्ट और भी है, इट इंक्रीजेस सुसाइडल टेंडेंसी। ये लोगों के अंदर आत्महत्या को करने को बढ़ावा देता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, हॉस्पिटल में लोग भर्ती थे, उनके इंजेक्शन लग रहे थे और कोई 5वीं मंजिल से कूद गया। तो क्यों कूदा? क्योंकि उनको हो सकता है कि इंटरफेरोन बीटा दिया गया। यही साइड इफेक्ट रेमडेसिविर के अंदर भी है। रेमडेसिविर आल्सो इंक्रीजेस सुसाइडल टेंडेंसी। और साथ में रेमडेसिविर लिवर डैमेज करती है, किडनी डैमेज करती है। तो आपका लिवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया, तो आपके अंदर सुसाइड करने की इच्छा हुई। एक तो आप बीमार, आपको मानसिक तौर से बीमार पहले हो चुके हैं, अच्छा आपके घर परिवार का कोई आदमी वहां पर है नहीं, आपको अंदर पूरा पैक कर दिया गया है, डॉक्टर आपको हाथ नहीं लगा रहा, 4th क्लास आपके पास आ रहा है। ये 2 बात हो गई। तीसरी जो ड्रग दी गई लोगों, जो ड्रग थी आपके साथ में लोपिनाविर, ये ड्रग्स है वो एड्स की दवाई है, एड्स को पेशेंट को दी जाती है, वो भी बड़ी खतरनाक दवाई है, उसका भी कोई इसमें रोल ही नहीं था। और जो चौथी जो दवाई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बहुत सारे साइड इफेक्ट है। आई विजन लॉस कर देता है, आपको दिखना बंद हो जाता है और आपको नोजिया, वोमिटिंग, GI ट्रबल हो जाता है। साथ में उसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है कि ये QT इंटरवल बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है। एक सामान्य व्यक्ति की हार्ट रेट 72 के आसपास होती है और कम कर दो उसको 60-50 से कम कर दो तो अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, अचानक से उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा, अचानक से हार्ट काम करना बंद कर देगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। मैंने यहाँ तक देखा है कि डॉक्टर्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो डोज होती है, 1 टैबलेट मॉर्निंग, 1 टैबलेट इवनिंग, लोगों ने 4 टैबलेट दिन में 4 टाइम्स, डॉक्टर्स ने 4 टैबलेट्स 4 टाइम दे दी, इतनी हाई डोज। ये तो मैं तो सोच रहा हूँ इतनी दवाई देने के बाद लोग बच कैसे गए? जो बचे वो पता नहीं कैसे परमात्मा की कृपा हो गई कि वो इतना हाई डोज देने के बाद, इतनी खतरनाक दवाई देने के बाद वो लोग बच गए। तो ये रॉन्ग ट्रीटमेंट, डिलेड ट्रीटमेंट एंड नो ट्रीटमेंट। कुछ लोगों को इलाज दिया ही नहीं गया, है ना, वो आए उनको दूसरे डॉक्टर ने भगा दिया, चलो भागो भाई। तो इस प्रकार से मौत के आंकड़ों को बढ़ाया गया, है ना। और साथ में जो लोग दूसरी बीमारी से मरे, कोई अस्थमा से मरा तो कॉज ऑफ डेथ लिख दिया कोरोना, कोई मान लो COPD से मरा तो कॉज ऑफ डेथ कोरोना। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, वो ब्रेन ट्यूमर से डेथ हुई उनकी, लेकिन लिखा गया डेथ बिकॉज ऑफ कोरोना। प्रणब मुखर्जी की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई। पहले आप लिखते थे कॉज ऑफ डेथ ब्रेन ट्यूमर, अब हम लिख रहे हैं कॉज ऑफ डेथ कोरोना। तो इस कुछ तो केसेस इन लोगों ने पढ़ा है आर्टिफिशियल तरीके से, बाकी इन लोगों ने किसी और बीमारी की मृत्यु भी इसमें आंकड़े डाल करके इसको संख्या को बढ़ाया शुरुआती दिनों में। बाद में जब वैक्सीन आया तो वो मौतें वैक्सीन से होने लगी, और वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट है मैंने भी आपको बताया। डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली हमारे साथ जो लोग, कुछ लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट वगैरह भी जुड़े हुए हैं, समय हमारे पास उतना नहीं है, हम लोग अगली बार और बैठना चाहेंगे आपके साथ, क्योंकि बड़ा ही ये है कि इनके जो रिसर्च है इसमें बताया कैसे स्टीफन लेंका की जो ये है कि किस तरह RT-PCR मैनेज था, और
कोई भी सिम्टम्स हो उसको कोरोना प्रूव किया जा रहा था। और आप कुछ पैसे देंगे तो आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव करके कभी भी भेज देंगे और आपको पॉजिटिव नेगेटिव वो सब मैनेज करते हैं। आरटीपीसीआर इतना बेकार टेस्ट है, यूजलेस वर्थलेस टेस्ट है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये टेस्ट 2% से लेकर के 80% तक फॉल्स है, अलग अलग सेटिंग में 80% तक फॉल्स है। आपके राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहंती का उसमें टेस्ट हुआ था 6 बार, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव नेगेटिव आया था। इंदौर के अंदर पानी के सैंपल पॉजिटिव आ गए थे, और आपके अंदर जो तंजानिया के राष्ट्रपति ने जब जांच करवाई थी इस टेस्ट की, तो चिड़िया का सैंपल पॉजिटिव आया, पाइनएप्पल पॉजिटिव आया, बड़ी लंबी कहानी है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है, जिसको चाहे हम पॉजिटिव कर सकते हैं, जिसको चाहे नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम खेला गया है ताकि लोगों को लोगों को डर पैदा किया जा सके। अभी सोनिया गांधी ने जैसे एक मिनट से बचने के लिए कोई कौन पूछना चाह रहे हैं? एक जरूरी क्वेश्चन था मेरे को। जितेंद्र बंजारा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो अपना सवाल पूरा करें। हाँ जी हाँ, जितेंद्र जी कहाँ हैं? जितेंद्र जी वीडियो ऑन करेंगे क्या? दिख नहीं रहे हैं। अमित नाम है सर, झारखंड से, एक सवाल पूछना है। अमित पूछो। अमित जी बोलिए। सर वो जो हवाई जहाज से जो आसमान में केमोट्रेल्स केमिकल का जो छिड़काव होता है सर, तो उसमें हमारे खेतों पे क्या असर होता है? क्या उससे खेत बंजर होता है? इस पे थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा सर। फसलों पे क्या असर होता है? डाइवर्स। हाँ, आपका सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा कि हमारे सामने साहिल जी है। नहीं ऐसा है, देखिए ये जो सवाल है अभी डायरेक्टली कोरोना से, और आज जो मास्क वाली और वैक्सीनेशन वाली जो इशू है, इस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। दादा चाहेंगे कैम्पटेस्ट की बात है। कैम्पटेस्ट पिछले 40-50 सालों से यूज हो रहा है। पिछले 40-50 साल से शुरुआत हो चुकी थी इसकी, अब जाकर के इन लोगों ने बढ़ा दिया है। केमिकल्स के माध्यम से ये कहीं भी वेदर में चेंज भी ले आते हैं, कई बार ये केमिकल की बारिश भी करवा देते हैं। तो ये कहने के लिए तो ये कहते हैं कि भी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सऊदी अरब के अंदर पानी की बारिश आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं हम लोग, जहाँ पानी की जरूरत है वहां करा रहे हैं, लेकिन ये केमिकल का छिड़काव है एक प्रकार से। तो निश्चित तौर से कोई भी केमिकल होगा वो हमारी फसल को तो खराब ही करेगा, है ना। फसल कोई भी हो, ऊपर से केमिकल, चाहे वो किसान छिड़के अपने पाइप से छिड़के, चाहे किसी और तरीके से छिड़के, चाहे ऊपर से आसमान से गिरे, वो केमिकल्स फसलों के साथ साथ जो वातावरण जो है उस वातावरण को दूषित करेगा। जी, तो थोड़ा सा हम लोग फोकस। हाँ बोलिए ना। मेरा क्वेश्चन है, तरुण जी इसको भी कवर कर लें, वेंटिलेटर को भी कवर कर लें, तो ये पॉइंट था। और दूसरा था कि क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है, तो बहुत सारे लोगों को सलाइन शॉट दिया गया, तो उसके कारण एक कंफ्यूजन भी हो गया लोगों को कि भाई मैं तो लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और जिन लोगों को सलाइन शॉट नहीं लगा, क्योंकि वो बीमार हो गए या किसी की डेथ हो गई, तो वो एक रेयर दिखने लगा एक्चुअली में। तो ये भी एक डिसेप्शन था, तो उसको बारे में थोड़ा समझाएं प्लीज। हाँ, और एक और हाँ, प्लेसिबो जो है, सलाइन शॉट्स है या प्लेसिबो दिया गया है, लोगों को बहुत ज्यादा दिया गया है, तो ये उनका एक तरीका होता है स्टडी करने का। अब वो जो कंपनी होती है ना, वो बचने के लिए करती है ऐसा। जैसा मान लीजिए किसी को प्लेसिबो दिया, सलाइन शॉट दिया, और मान लीजिए उसको डेथ हो गई, है ना, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट आ गया, उसके विजन का लॉस हो गया, आई लॉस हो गया। अब मान लीजिए कि इंजेक्शन से भी आई लॉस हुआ, वैक्सीन से भी आई लॉस हुआ, तो कंपनी बोलेगी देखो भैया, प्लेसिबो से भी आई लॉस हुआ है और हमारे इंजेक्शन से भी आई लॉस हुआ है, इसका मतलब इंजेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये प्लेसिबो जो इफेक्ट जो टेस्ट करते हैं, इसके पीछे भी कंपनी का अपना फायदा होता है। वो प्लेसिबो के जो साइड इफेक्ट दिखते हैं लोगों के अंदर, या जो प्लेसिबो लगाने की वजह से या पहले से किसी बंदे में कोई बीमारी थी और प्लेसिबो से उसको लगता है कि मुझे ये बीमारी बढ़ गई है, तो उसको अपने बचाव के तौर पे यूज करते हैं वो लोग। वो ये कहते हैं कि प्लेसिबो से भी साइड इफेक्ट हुआ है और वैक्सीन से भी हुआ है, इसका मतलब ये साइड इफेक्ट वैक्सीन का नहीं है। तो अब यहाँ पे दो बातें कि जिनको प्लेसिबो दिया है, कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ, वो मस्त है, वो बाकी लोगों पर डाउट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कैसे हो गया। और कुछ लोगों को किसी और कारण से, किसी और बीमारी की वजह से कुछ हुआ, तो वो कंपनी के फायदे में चला गया। ये वाली बात को समझना। डॉक्टर साहब इंश्योरेंस का भी बता दीजिए। थोड़ा सा इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोगों को जाना है सुबह से। ये लोग एक दादा
एक बार साहिल गोयल जी को हम लोग को सुनना है। हम लोग का शेर साहिल, हम लोग का शेर जो है, यंग लड़कों का शेर साहिल गोयल है, वहाँ बैठा है। और हम लोग का झारखंड से देखिए डॉक्टर विजय भी गया हुआ है दिल्ली कोठारी जी के साथ में काम करने के लिए। और ग्राउंड लेवल के काम करने वाले दो योद्धा हैं यहाँ पर। अमित डॉक्टर टीचर है अमित कुमार, और डॉक्टर है विजय कुमार महतो। तो ये लोग अपना आइकॉन है जो इसका, जो शेर है हम लोग का, युवाओं का शेर डॉक्टर साहिल गोयल। तो उनको सुनना चाहेगा ये लोग कि कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करना है और कैसे इस संगठन, माने जरूरत पड़ेगा तो ईंट से ईंट बजाने की बात होगी। तो हमारा शेर जो है वो थोड़ा दहाड़े तो हम लोग को अच्छा लगेगा। साहिल भाई, शेर की दहाड़ के साथ एडवोकेट साहिल गोयल जी, आप शुरू हो जाएं। जिंदाबाद। आज मौका नहीं मिला ना इनको नारे लगाने का, भावना को दबाए रखा है। साहिल भाई, वो अभी जो कोर्ट कचहरी हो रहा है उसको भी कवर कीजिएगा, इसको कैसे। ऐसा है कि आज जो तारीख लगी थी, आप सबको सबसे पहले तो नमस्ते। इतनी लेट तक आप जुड़े हुए हो, समझ रहे हो, इन सब बातों को सुन रहे हो ध्यानपूर्वक तरीके से। बात ऐसा है कि आज 3 तारीख को जो डॉक्टर तरुण कोठारी का केस लगा हुआ था, उसमें 5 ही धाराएं जो थी उन्होंने लगा रखी थी, और वो सिर्फ इस चीज के ऊपर थी कि किसी तरीके से जो व्यक्ति इस समय पे विसल ब्लोइंग कर रहा है, स्टार्टिंग के अंदर जिस समय पे बाकी लोग नहीं बोल रहे थे, उस समय डॉक्टर तरुण कोठारी ने बोला। और बीइंग ए क्वालिफाइड एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, इस चीज का प्रभाव पड़ता है। देखिए इस चीज को समझिए आप थोड़ा सा, कि जो आदमी मेडिकल लाइन से होता है, जब वो ही मेडिकल लाइन के बारे में उनके खुलासे करता है और उन चीजों की जो उसमें षड्यंत्र चल रहे हैं उसके बारे में बताता है, तो लोगों को जल्दी समझ में आता है। यही रीजन रहा कि डॉक्टर तरुण कोठारी को उन लोगों ने लपेटने की कोशिश करी, उनके खिलाफ जो है 5 धाराएं लगा के कोई झूठी एफआईआर दर्ज करी 20/7/2021 की। 20 जुलाई 2021 के जो एफआईआर लॉन्च करी, उसमें हेड कांस्टेबल नरेश कुमार कहता है कि मैंने वीडियो देखी। मतलब गौर करने वाली बात यह है, हमारे देश के अंदर लोगों को न्याय नहीं मिलता, लोगों के साथ पता नहीं कहाँ कोई बलात्कार हो जाता है, किसी के साथ पता नहीं क्या क्या चीज हो जाती है, और वो दर ठोकरें खाते हैं, वो पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहते हैं, बाद में उनको कोर्ट में आना पड़ता है, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके वो बेचारे एफआईआर लॉन्च करवाते हैं। और यहाँ पे जहां उस वीडियो से कुछ प्रूव नहीं होता था, उस वीडियो के बेसिस के ऊपर ये हेड कांस्टेबल नरेश कुमार, जिसको कि मैं कहना चाहूंगा जितने भी सामाजिक और राष्ट्रीय संगठन है कि इसको सामाजिक तौर पे जो है इसको जरूर दंडित करना चाहिए, जिस प्रकार के काम कर रहा है। तो ये जो है कंप्लेंट देता है, कहता है कि मैंने वीडियो देखी, वीडियो के अंदर डॉक्टर तरुण कोठारी इस प्रकार की बातें कर रहा है, जनता को उकसा रहा है और जनता को जो है मतलब एक प्रकार का गलत संदेश दे रहा है, मिसगाइड कर रहा है, और साथ साथ में जो है कानून की अवहेलना कर रहा है, जिसमें सेक्शन 188 लगाया, और साथ में ये भी कहता है कि सेक्शन 269 लगाया कि 269 लगे यानी कि बीमारी फैला रहा है। तो भाई मेरे को तो उस वीडियो से कहीं नहीं दिखा कि किस प्रकार से बीमारी फैल रही है। उस वीडियो को उसने कैसे देख के पता लगा लिया कि ये बीमारी फैल रही थी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाले समय में हम क्रॉस के अंदर इस हेड कांस्टेबल नरेश कुमार से पूछेंगे इस बात को, और सामाजिक लेवल पे भी, और अगर कोई हायर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी उसके अंदर भी, कमेटी के अंदर इसे सवाल किए जाएंगे कि आपने कैसे कह दिया कि यहाँ पे कोई बीमारी फैला रहे थे। ये दूसरा सवाल उठता है एसआई अजय गुप्ता के ऊपर, जो कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इस एफआईआर के अंदर। उस एसआई जो है अजय कुमार ने इसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके, देखिए जब उसने कंप्लेंट करी हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ने, तो जिस आईओ के पास वो कंप्लेंट आती है उस आईओ का काम होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने का, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उसको लगता है कि वो सेटिस्फाइड है और उसको लगता है कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, तब ही वो एफआईआर लॉन्च की जाती है। तो ये एफआईआर नंबर 135 एफआईआर नंबर 135 है 20/7/2021 की, ये उस एसआई अजय कुमार गुप्ता ने लॉन्च कर दी। किस प्रकार के दबाव रहे होंगे,
ये भी सोचने वाली बात है। आने वाले समय में इन चीजों का खुलासा होगा, लेकिन जो हमें दिखता है और आपको भी साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ये उन लोगों ने कोशिश की, शायद से जो दिखाई पड़ता है उन अफसरों के ऊपर यानी कि हेड कांस्टेबल या एसआई के ऊपर किसी प्रकार का दबाव रहा होगा, या फिर हो सकता है उनको कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो इस चीज के अंदर, ये जो है कंप्लेंट लॉन्च करने में और एफआईआर करने के अंदर। अब ये तो समय बताएगा कि क्या किया था, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से किया ये साबित करता है कि उन लोगों ने एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करने की कोशिश करी, जो कि विसल ब्लोइंग कर रहा था इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। जिस समय ये जो सुई वाला ड्रामा शुरू हुआ था, जिस समय पे ये मुंह पे मुखौटा लगाने के लिए दबाव दिया जा रहा था, उस समय पे जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के इन चीजों के बारे में बताया, लोगों को जागरूक किया और मेडिकल प्रोफेशन से होते हुए अपने प्रोफेशन को ताक पे रखते हुए कहा, ऐसे लोगों को स्पेशली टारगेट किया गया। लेकिन संगठन की शक्ति जो है आज हम सबने देखी, जहां पे 300 से ऊपर लोग पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचे, जहां लोगों की जान निकल जाती है, उनका हलक सूख जाता है। एक कांस्टेबल के सामने रोड पे चल रहा होता है, जो कांस्टेबल उनको रोक लेता है, वहां उनकी हलक सूख जाती है। वही आज दिल्ली के अंदर जहां पे लोग कहते हैं कि उनको डर लगता है, दिल्ली के अंदर वो किसी ऑफिसर से पंगा नहीं ले सकते, उससे कुछ बोल नहीं सकते, उसी दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर पटियाला हाउस कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर 350 से ऊपर लोग सपोर्ट में पहुंचे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटा मत मानिए इसको। ये जो शक्ति है ये बढ़ती जा रही है। एको हो रहा है, तो बात ये है, एको हो रहा है ना, किसी ने ऑन ठीक हो रहा है, कहाँ एको हो रहा है? ठीक है, सब आज ठीक। जो है वहां पे जी, आज जो है वहां पे कहां से आ रही है आवाज? एक बंद कर, ये तो बंद ही कर, एक तो बंद है। बोलिए। ऐसा है कि आज वहां पे 10 राज्यों से लोग पहुंचे हुए थे, जिसके अंदर की झारखंड, आज हमारे कुछ साथी भी जुड़े हुए इस वीडियो कॉलिंग, 2 मजबूत आदमी वहां से आए हुए थे। उत्तराखंड से, जयपुर से एक व्यक्ति जो ब्लाइंड है, वो अपनी बच्ची को लेके पहुंचा हुआ था। इस प्रकार का सपोर्ट हमें मिल रहा है। इससे बड़ा सपोर्ट और क्या होगा? और ऐसा सपोर्ट जो हमें मिलता रहेगा तो यकीन मानिए ये विदेशी तंत्रों का जो एक पूरा का पूरा माया जाल चल रहा है, बहुत ही कम समय के अंदर इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और आने वाले समय के अंदर भारत को भारतीयता की मान्यता के अनुसार वापस जो है स्थापित किया जाएगा। हमारे जो मूल हैं और हमारे जो सिद्धांत हैं, जो वेदों के सिद्धांत हैं और जो पौराणिक सिद्धांत हैं, उनके बेसिस के ऊपर दोबारा से भारत को जो है खड़ा किया जाएगा। उसके अंदर हर प्रकार की नीति बनाई जाएगी, चाहे वो शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं हमारे देवेंद्र भाई, मेडिकल सेक्टर की धज्जियां उड़ाने के लिए डॉक्टर तरुण कोठारी, जैसे आपका जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, योग के लिए अतरंग जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, खेती के लिए जो है सुनील भाई काम कर रहे हैं, स्वदेशी के ऊपर जो है चिकित्सा के ऊपर, स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर जो है भाई सुशील नरवाल और नरेंद्र राजपूत जी जैसे काम कर रहे हैं लगातार। तो हर एक चीज का जो है हमारे पास जवाब है और बहुत जल्द जो है इस पूरे सड़े हुए तंत्र के खिलाफ, इसके पैरेलल में एक सरकार और एक पूरा का पूरा तंत्र, यानी कि सही काम करने वाला तंत्र जो सही तरीके से काम करता होगा और सही सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड होगा, उस पैरेलल सिस्टम को खड़ा किया जाएगा। और
उसी की आज हमने एक और कोशिश करी। आपको एक बहुत ही मनोरंजक बात बताना चाहूंगा। आज हम यहाँ पे दिल्ली की जड़ के अंदर, यहाँ पे सचिन गुप्ता जी का यहाँ पे जो है एक फार्म हाउस है, और यहाँ पे हमने खुद बैठ के यहाँ पे जो है ये चूल्हे के ऊपर हमने जो है भुट्टा सेक के खाया, भुट्टे को सेक के खाया, जो मक्की होती है, आप जानते होंगे कौन। तो ये जो है अपने आप में इस सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहा था, क्योंकि ये सिस्टम आपको मजबूर करता है गैस के लिए, ये सिस्टम आपको मजबूर करता है बिजली के लिए, ये सिस्टम आपको मजबूर करता है उस पानी के लिए जिस पे आपका जो है बराबर अधिकार है, और उस पे ये आपसे पैसे मांगते हैं, और आने वाले समय में उसको महंगा करके आपको और टाइट करेंगे, या फिर आपको कहेंगे कि अगर आपको ये सुविधा चाहिए तो आपको ये गुलामी स्वीकार करनी होगी। तो ये इस तरीके से इंडिपेंडेंट होना, सिस्टम के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को हटाना, अपने आप में इस पूरे के पूरे सड़े हुए तंत्र को बहुत बड़ी चोट पहुंचाता है। कंक्लूजन में मैं बात कहना चाहूंगा कि अगली डेट जो पड़ी है डॉक्टर तरुण कोठारी वाले केस के अंदर, वो पड़ी है 12/9/2022 अंग्रेजी कैलेंडर के, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो उस डेट के ऊपर जो बेल एप्लीकेशन हमने मूव की है उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा, और आने वाले समय में आपको अपडेट्स देंगे। लेकिन जो है कानून की लड़ाई अपनी जगह पे चलती रहेगी। उसके साथ साथ मयंक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास दीवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ्री अर्थ अलायंस के ऊपर हमने एक पीपल्स वर्डिक्ट यानी कि जन आदेश उसको तैयार किया है डॉक्टर तरुण कोठारी के पक्ष में, और साथ साथ उसी के माध्यम से बहुत सारे गैर कानूनी कानून और गैर कानूनी जो अत्याचार और ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट की है। तो आप सभी जो है उसको जाके ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर उसको सपोर्ट करें, उस पे अपने साइन करें, मतलब साइन का मतलब है अपने नाम और अपने नंबर के साथ उसको फॉर्म को सबमिट करें, सो दैट कि हम वो जन आदेश, क्योंकि जनता आप है और आदेश आपका चलेगा, यही है जनता की सरकार यानी जनता सरकार। तो उसी के अंदर जो है वो जो मुहिम तैयार की गई है, वो जो एक पीपल्स वर्डिक्ट तैयार किया गया है, आप सब जो है उसको जाके जो है साइन अप करें, उस फॉर्म को जाके फिलअप करें और उसको सबमिट करें, सो दैट कि आपका जन आदेश जो है उस पूरी मुहिम के माध्यम से सरकार और उसके तंत्रों तक पहुंचाया जाएगा कि इस प्रकार की बदमाशी बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये क्रांति की ज्वाला जो है दिल्ली में से जो है पूर्ण तरीके से उज्ज्वलित हो चुकी है। दिल्ली के अंदर पूरे के पूरे 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट्स का जनता सरकार मोर्चा का व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए गए हैं। बहुत ही जल्द आपको उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और दिल्ली के अंदर जनता सरकार मोर्चा की अगली कार्यकारिणी गठित करने के लिए हम बहुत जल्द जो है अगले कदम उठाएंगे। आप लोगों को इसी प्रकार से संगठित रहना है, और जिस प्रकार से आप सब लोगों ने संगठित होके और डॉक्टर तरुण कोठारी के सपोर्ट में जहां प्रशासन उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, या मैं कहूंगा प्रशासन में कुछ चुनिंदा लोग जो उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, उसका आप सबने मिलकर वहां पे संगठित होके 350 से ऊपर लोगों ने पहुंच के पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ये दिखाया कि ऐसी कोई चीज नहीं है इस भारत के अंदर जो इस क्रांति को जो है दबा सके। और वहां पे आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे सिद्धांत जो है ये ग्लोबी न्यूज से उनके साथ भी एक दुर्व्यवहार करने की जो घटना की कोशिश की गई एक एएसआई के द्वारा, क्योंकि उनके पास एक माइक था और उस एएसआई ने जो है उसका जो है बैग छीन लिया उससे, और उसका हाथ उसके हाथ पे अपना हाथ रख के पकड़ लिया और उसको खींचने की भी कोशिश करी, कुछ हद तक खींच के ले गया।
तो अपने आप में उसने बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन कर दिया। उस एएसआई को वही मौके पे उसको याद दिलाया गया कि तू अपने इस कानूनों को नहीं तोड़ सकता इस तरीके से और कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। उस एएसआई को उसी समय समझ में आ गई। पुलिस वाले और भी इकट्ठे हो गए और अच्छी बात तो ये रही कि ये पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर हुआ, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक बात पहुंचेगी ये, और वहां पे हजारों वकील थे उस समय पे। तो आप तक जो है वो वीडियोस भी शायद पहुंच जाएंगी बहुत जल्द। तो बात ये है कि आपको लड़ना होगा, आपको बोलना पड़ेगा। जिस समय मैं वहां पे सिद्धांत की मदद कर रहा था, सिद्धांत खुद लड़ने को तैयार था। सिद्धांत से मैंने पूछा कि सिद्धांत तेरे साथ गलत हुआ? कहता हाँ जी भाई साहब मेरे साथ गलत हुआ। मैंने उसको पूछा क्या इसने कुछ गलत किया? कहता हाँ मेरा बैग छीना। वो कहता हाँ मेरे हाथ को हाथ लगाया, पकड़ा। उसने कहा कि हाँ मेरे हाथ को पकड़ के उसने मेरे को खींचा। ये शक्ति देता है। अगर वहां सिद्धांत नहीं बोलता तो मैं भी शायद कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ बीतती है, अगर वो व्यक्ति खुद उस जुर्म को, उस अन्याय को सहन करता है, तो व्यक्ति जो है वो वाला अनजाने में उस अन्याय का और उस कानून के खिलाफ हो रही चीज को जो है सपोर्ट करता है अनजाने के अंदर। तो आज जरूरत है आप सब लोगों को बोलने की। हर तरीके से बोलना शुरू कीजिए, हर लेवल पे बोलिए, गांव गांव में, सड़क सड़क पे जाके बोलिए, लेकिन आपको बोलना होगा। बिना बोले ना तो आजादी मिलेगी और ना बिना अड़े आजादी मिलेगी। दिल्ली के अंदर ही जो है इस मुंह के मुखौटे के लिए लगातार जो है कनॉट प्लेस पे अभी परसों ही परेशान कर रहे थे किसी व्यक्ति को। वहां पे भी उसके साथ कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो उसका, क्योंकि उसको बता दिया गया था तूने ना कोई आईडी देना है क्योंकि तुझे कितने नुकसान है। तो बात यह है कि उन लोगों ने उसको जाने दिया और वहां पे उस समय पे एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था जिसको मैंने फोन पे समझाई सारी बातें और उसको कानून सिखाया, और वो व्यक्ति समझ गया और उसको लगा कि गलत हो रहा है ये काम, लेकिन कहता कि मैं तो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं। तो मैंने उसको यही कहा कि कल को अगर तेरे को ऑर्डर्स मिलेंगे कि किसी को गोली मार दो, क्या तू गोली मार देगा क्या? अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा? तो बात यह है कि जब वो व्यक्ति अड़ा वहां पे, जिसके साथ ये गलत हो रहा था, वो अड़ा, वो कहता कि हाँ मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ना मैं आईडी दिखाऊंगा, मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा, मैं तेरे को देखूंगा कि तू कौन है, तेरे कागज लूंगा, तू कौन होता है मेरे से कागज लेने वाला। और उसने वहां पे खड़े होकर ये बताया कि तू पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि जनता का नौकर। सिंपल, इतना ही जानने की आवश्यकता है। और ये सब आप बातें अगर जान जाएंगे तो आप लड़ पाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, हम खड़े हैं आपके साथ, लेकिन खड़े आपको होना होगा। और हर लेवल पे आप जो है अपनी इकाइयां गठित कीजिए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने अपने राज्य के अंदर जनता सरकार मोर्चा को बनाइए, और जो है किसी भी संगठन के माध्यम से आप जागरूकता ला सकते हैं, इसको करना शुरू कीजिए। धन्यवाद दादा अंतरंग दादा, एक मिनट। हम लोग के साथ यंग लड़कों का हीरो, एक मिनट दीपक जी बोलिए। हम लोग के बीच में दादा ये अंतिम सवाल है, हाँ बोलिए। हम लोग के बीच में युवाओं का हीरो विकास दीवान है, जो आज के डेट में पूरे देश में लोगों का चहेता है और जो लड़ता है होम सिक्योरिटी से लेके तमाम लोगों से। तो हम चाहेंगे कि विकास दीवान एक मोटिवेशनल स्पीच, ज्यादा नहीं 2 मिनट भी कहे, क्योंकि सारा देश का युवा लड़का आज ये मानता है कि विकास हर जगह कहीं भी लड़ जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि विकास एक मोटिवेशनल थोड़ा 2 मिनट का भी मेरा भाई अगर बोले तो। विकास भाई जरा वीडियो ऑन करके, और ये कंक्लूजन होगा आप ही की तरफ से। विकास भाई वीडियो में अभी ऑन नहीं कर पाऊंगा। सभी को नमस्कार। बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, आज जो है सभी लोगों ने काफी अच्छा जो है पटियाला हाउस कोर्ट में जो है अपना दमखम दिखाया, और जो जज साहब या जज साहिबा जो थी वो आज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में असमर्थ रहे या रही।
क्यों रहे या क्यों रही वो खुद बता सकते हैं। बाकी इसमें जो है जो डॉक्टर तरुण कोठारी के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ, चार्जशीट जारी किया गया, कोर्ट में इनकी हाजिरी को कहा गया, तो ये सवाल उठता है कि ये पुलिस का सुमोटो किया हुआ है, किसी हेड कांस्टेबल का सुमोटो मैटर है, या फिर इसमें IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रोल है। ठीक है ना, ये समझना होगा कि ये जो है पूरा ये मेडिकल माफिया का जो है टारगेटिंग किया जा रहा है किसी क्वालिफाइड जो है मॉडर्न मेडिसिन के MBBS MD डॉक्टर को, कि ये महज कोई पुलिसिया कार्रवाई है। तो इस पे जो है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, मैं आप लोगों के इस नजर में ये डालना चाहता हूं, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एक तरीके से डायरेक्शन दिया है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, कि आप जो है एयर ट्रेवल में हवाई यात्रा में जो पैसेंजर्स के लिए मैंडेटरी मास्क का जो है ऑर्डर जो है वो जारी करें। तो इस विषय पे मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं मंडे को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से मुलाकात करने के लिए, तो दिल्ली में जो है भाई बंधु मौजूद हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर तरुण कोठारी और एडवोकेट साहिल गोयल से कि वो मंडे को मैं मीटिंग में फिक्स करवा रहा हूं DGCA से, तो उनसे मुलाकात करें। डायरेक्शन जो दिल्ली हाई कोर्ट का है वो किस बेसिस पे है, उसका मेडिको लीगल बेसिस क्या है, हम लोग भी जो है मेडिको लीगल एक लेटर जो है प्रस्तुत करेंगे, उसमें सारी बातें बताएंगे कि किस तरीके से ये न केवल मतलब गैर कानूनी है, अनलॉफुल है, बल्कि कई केस लॉस के जो है वायलेट करता है, और जो है मेडिकली जो है ये अनएथिकल है, ये जो है किसी तरीके से जो है ये फायदेमंद नहीं है, और हर एक बहुत दृष्टि से नुकसानदायक है। मैं एडवोकेट साहिल गोयल से के नजर में ये बात को डालना चाहता हूं, क्योंकि ये खुद जो है एयर ट्रेवल में जो है मास्क को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। तो एडवोकेट साहिल गोयल, इस विषय पे आप कुछ बोलना चाहते हैं? आज दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है DGCA को कि मास्क को अनिवार्य करे। धन्यवाद। मेरे पास एक तो जानकारी नहीं है विकास उसके बारे में, मैं डेफिनेटली वो लेटर पढ़ूंगा, आप मेरे को शेयर कर दीजिएगा। बट बात ये है कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं, फिर भी DGCA लेटर इशू कर रहा है, कभी कोई लेटर इशू कर रहा है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू कर रहा है, कभी जो आपका सेंट्रल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो इशू कर रही है। ये हो क्या रहा है? वो तो कुछ भी लेटर इशू कर देंगे, लेकिन उसके पीछे कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या, अब दिल्ली हाई कोर्ट भी कर रहा है, तो किस बेसिस पे किया है, डेफिनेटली उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अभी तक तो पूरा का पूरा ये स्यूडो साइंस पे ही चल रहा है, पूरा का पूरा गेम जो है। लेकिन अभी देखिए इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं उनको जो है संरक्षण प्रदान है, और वो लोग अपने आप को इम्यून समझते हैं, तभी वो लोग इस प्रकार की जबरदस्ती कर पा रहे हैं। मेरे साथ भी मास्क को लेके जो हुई बातचीत आपने सबने देखी, ये 6/3 की बात है, 6 मार्च की, और अभी 2 दिन पहले जो है शशांक सखा के साथ भी हुआ। तो ये लगातार हो रहा है, और इनको जो है ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम है, या आपका लेजिस्लेटिव सिस्टम है, या आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, सब जगहों से इनको सपोर्ट मिल रहा है लगातार। ये अपने आप में क्वेश्चन क्रिएट करता है कि सभी के सभी जो विंग्स हैं आपके गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे एक ही लय में क्यों काम कर रहे हैं, और वो सभी के सभी जो है इस स्यूडो साइंस को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, जबकि इसका काउंटर एविडेंस है कि इसके नुकसान होते हैं। इसके ऊपर 150 से ऊपर स्टडीज है, लेकिन फिर भी ये लोग दबाव दे रहे हैं, फिर भी इस प्रकार के लेटर इशू कर रहे हैं कि हाँ आप जो है टाइट कीजिए, स्टिकनेस कीजिए, कि हाँ मुंह पे मुखौटा लगाना पड़ेगा। तो ये हो क्या रहा है देश के अंदर? तो आपको ये समझना होगा कि डेफिनेटली सिस्टम्स के अंदर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी चल रही है। जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, अब समझना शुरू कर दो कि सिस्टम में डेफिनेट है कि गड़बड़ चल रही है। वो मई वाला जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट वाला, उसके अंदर भी क्या गड़बड़ियां हैं उसको भी पहचानना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि वो अपने आप में मील का पत्थर है, और वो मील का पत्थर आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो भैया थोड़ा ध्यान से देखना, शायद उस मील के पत्थर के साथ एक गड्ढा भी है बहुत बड़ा। बलहारा सर को सुनना चाहते हैं। हम लोग कंक्लूड करेंगे। थम्पी नागार्जुन जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? दोबारा मिलेंगे।
बलहारा जी को सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। Okay, okay. So you had raised the hand, so thank you so much. Yeah, can I talk? You want to ask something? No, I want to interrupt for 2 minutes. Okay, 1 minute only, please, because everybody is waiting since morning. Please, for 1 minute. Yeah, please. No, first of all, I am appreciating all of your efforts, but fundamentally, from the last 75 years, we forget about the Constitution of India. So unless and until the Constitution is recalled, all this will be waste. So first we should correct our base. Now every law, everybody is making unconstitutional. So first our people should have to go for 51A. And accordingly, 51A can make the people to be arrested, including all the government officers, ministers and all. So once we are acting as per the 51, judiciary should make their work. Actually, I'm sorry. We will be, actually people will not get the conveyance and it is already late and we are in the farmhouse. So I request to finish this in short, please. Yeah, it is finished. So please, I could not please hear. everybody try to enact 51A and CRPC 43 and try to make Article 47 in Act. So things will be okay. Instead of me crying, go for the root cause analysis, correct it. Correct, very simple. Okay, thank you. Thank you so much, Thampi ji. I will be. मैं ये समझता हूँ कि थम्पी जी की वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच में और थम्पी जी as far as I could understand, Thampi ji was talking about Article 51A of Constitution, in which constitutional duties are defined about the of the citizens of India. So definitely उसके बारे में हमने बात की है, वहां पे बताया है सभी लोगों को और जो आने वाले समय के अंदर कोर्ट में जब ये बातें रखी जाएंगी तो हम डेफिनेटली इस पॉइंट को उठाएंगे. Thank you so much, Thampi. I'm sorry that because your voice was breaking, we were not able to hear you properly, but we will be keeping a special meeting on that, in which we will have an elaborate discussion and we will be taking care of the Constitution of India also. In regard of the citizen of India for the welfare जनता सरकार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जो कि अगर कुछ गलती है तो उसमें संशोधन भी होना चाहिए लेकिन जनता सरकार मींस जनता के कल्याण के लिए for the welfare of the citizens of the country and we have to see what is actually and that article which we have to consider. Okay, Mayank, please conclude this meeting. Yeah, it's enough. Yeah. So I'd like to thank everyone for joining. Please give a vote of thanks and let us finish it. Yeah. So can you please mute everyone else? एक minute. Please mute everyone, Antrang Dada, and Mayank will conclude this meeting. Okay? Yeah. Mayank ji, please finish. Yeah. Okay. So I'd like to thank everyone. और मैं सर एक थोड़ा म्यूटिंग करवाइएगा प्लीज. अमित बलहारा साहब पहले बोल चुके हैं. अमित समझने की कोशिश करो, तुमको रिकॉर्डिंग भेज देंगे. दोबारा क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए मयंक, प्लीज यू कंक्लूड दिस मीटिंग. या तो बोलिए हाँ फाइनल चलो. थैंक यू सो मच. तो बोलिए मयंक जी. हाँ धन्यवाद सबको आज के सेशन के लिए. शॉर्ट नोटिस पे सब इकट्ठे हो गए और धन्यवाद डॉक्टर तरुण कोठारी, एडवोकेट साहिल गोयल एंड देवेंद्र बलारा जी, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी एंड देन अंतरंग योगी जी. आप सबको और जो भी वहाँ पे सब व्यक्ति हैं अपने एक्टिविस्ट, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और एक जो साहिल गोयल ने जो पिटीशन की बात कही थी, सॉरी पिटीशन नहीं, इट्स अ पब्लिक वर्डिक्ट और पीपल्स वर्डिक्ट, जनादेश जिसकी बात कही थी, उसका मैं लिंक सबको शेयर कर देता हूँ. प्लीज उससे साइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें उस लिंक को. इसका लिंक ये है, फ्री अर्थ अलायंस
एंड उसके बाद में freeearthalliance.org/O8NS सो ये लिंक है, इस पे अपना जनादेश है freeearthalliance.org/O8NS इसको शेयर करें और साइन करें। काइंडली शेयर दैट एंड वी विल फॉरवर्ड इट। अभी चैट में भी डाल दीजिए तो उसको भी मैं चैट में भी डाल दिया है मैंने। सब ठीक लोग जो भी इस मीटिंग में है प्लीज सब लोग साइन करें इसे और इसको शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो With मच। this, I will conclude this. थैंक यू सो Thank you, मच। sir. बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तम्पी जी, we will have a special session for you, whatever you were telling. I'm sorry, we could not actually hear you properly because of the network problem. Thank you so much. अगर एक half fighter is a real fighter. नमस्कार। Thank you. नमस्कार, धन्यवाद।